नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की कौन सी हैं अहम खबरें बताएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में शराब नीति घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। अदालत ने सीबीआई से मांगा है जवाब। उत्तर प्रदेश में चढ़ा सियासी पारा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई मंत्रियों की बैठक। आगामी उपचुनाव की रणनीति और उम्मीदवारों के नाम पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के डोडा में छिपे आतंकवादियों की तलाश जारी। केसक के कलान इलाके में फिर हुई मुठभेड़। श्री राम मंदिर की सुरक्षा परखने के लिए आज अयोध्या में एनएसजी के कमांडो। शहर की सुरक्षा व्यवस्था की भी होगी समीक्षा। ओमान में बड़ा समुद्री हादसा। तेल टैंकर के पलट जाने से 13 भारतीयों सहित 16 लोगों का पूरा दल लापता। तलाश जारी। और बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर हिंसक प्रदर्शन। 6 लोगों की मौत, कई घायल। अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज हुए बंद। बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हां, उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है अपने निवास पर। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां हैं और माना जा रहा है कि उसी के चलते इस बैठक को बुलाया गया है। चुनाव से पहले फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस बैठक में उन मंत्रियों को भी बुलाया गया है जिनको उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री उन मंत्रियों से फीडबैक ले सकते हैं कि ये उपचुनाव कैसे जीते जाएं और उम्मीदवारी पर भी चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें, प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं, जिनमें 5 समाजवादी पार्टी की सीटें शामिल हैं और 5 पर एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार और संगठन दोनों इस चुनाव को लेकर गंभीर नजर आ रहे हैं। ये चुनाव सपा और भाजपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय होगी। तो इसी को लेकर ये जो बैठक है आयोजित जा रही है और माना जा रहा है कि प्रत्याशियों के नाम पर जो चर्चा है वो इस बैठक के दौरान होगी। चुनाव से पहले फीडबैक लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने ये एक बड़ी बैठक बुलाई है अपने निवास स्थान पर। और किस तरीके से जो चुनाव है, जो 10 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, उनको जीता जाए। इन सीटों की खासतौर से बात की जाए तो इनमें अलीगढ़ जिले की खैर सीट है जिस पर उपचुनाव होना है। इसके साथ साथ अयोध्या की मिल्कीपुर सीट, ये भी इसमें शामिल, जो 10 विधानसभा क्षेत्र में है। बात अगर की जाए अम्बेडकर नगर की कटिहार की, ये भी सीट पर चुनाव होगा, जिसके लिए लगातार जो मंथन है वो माना जा रहा है कि होगा। वहीं मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट भी है जिस पर चुनाव होना है। इसके अलावा कानपुर नगर की सीसामऊ सीट पर भी उपचुनाव होना है। वहीं अगर बात की जाए जो दूसरी सीटें हैं, इसमें प्रयागराज की फूलपुर सीट भी शामिल है, जहां पर माना जा रहा है कि इनके सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की चर्चा होगी। इसके साथ साथ गाजियाबाद सीट पर भी उपचुनाव होगा और खासतौर से ये अलग अलग सीटें, मिर्ज़ापुर की, मंझवा की अगर बात की जाए सीट पर भी उपचुनाव होना है। मुरादाबाद की कुदर की सीट जहां पर फिलहाल उपचुनाव होना है और इसी के चलते लगातार तैयारियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट भी है और माना ये जा रहा है कि इन 10 सीटों में से अगर बात की जाए तो 5 पर ना सिर्फ जो सपा उसका भी दबदबा और एनडीए के जो गठबंधन है कैसे करेंगे। फिलहाल रामेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। रामेंद्र, क्या ताज़ा जानकारी, जो बैठक की बात कही जा रही थी, क्या वो बैठक अब शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, लोग आने लगे हैं। अभी बैठक तो नहीं शुरू हुई है, लोग आने लगे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, ये दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, यानी करो या मरो जैसी स्थिति है। 5 सीटें समाजवादी पार्टी की और एनडीए में भी 5 सीटें हैं।
4 पर उन्होंने उनके प्रत्याशी जो विधानसभा के सदस्य थे वो लोकसभा सदस्य चुने गए हैं, तो वो खाली हैं। और सीसामऊ की सीट आपराधिक मामलों में इरफान सोलंकी की खाली हो गई है। यहाँ आरएलडी की एक सीट खाली हुई और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो 5-5 का आंकड़ा है, कौन अपने 5 के आंकड़े को बढ़ाएगा, इस पर पूरा फोकस है। तो जिन मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी दी थी, उन मंत्रियों को उन्होंने बुलाया है कि फीडबैक लेने के लिए कि क्या परिस्थितियां हैं, जातीय आधार क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं। इन मुद्दों पर शायद मुख्यमंत्री अभी बात करेंगे। और इसमें संगठन के भी जो बड़े लोग हैं उनको भी रखा गया है। नहीं, संगठन के बड़े पदाधिकारी और मंत्रियों को उन क्षेत्रों में भेजा गया था। तो पूरक एक रिपोर्ट ली जाएगी। रिपोर्ट के बाद साथ केंद्रीय जो केंद्रीय लोग हैं, प्रधानमंत्री हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनसे भी बात की जाए कि ये परिस्थिति और इस तरीके से व्यवस्था की जाए। तो उस पर चर्चा है और आज जब चर्चा हो जाएगी तो इसके बाद अगला कदम मुख्यमंत्री उठाएंगे। अभी थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी और जो भी फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री आगे की कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल रामेंद्र, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में नतीजे रहे हैं उसको देखते हुए और भी ये बैठक अहम हो जाती है। और जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है इन 10 उपचुनाव के लिए भी, उनसे कहीं ना कहीं एक फीडबैक जो है वो लिया जाएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो परिस्थितियां थी, उस दिन मुख्यमंत्री का भाषण था कि जो 2014 में हमको वोट प्रतिशत मिला था वही आज भी है। जो वोटों की शिफ्टिंग हुई, जिस तरीके से बसपा का वोट सीधे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ शिफ्ट हो, उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। तो उसकी भरपाई कैसे हुई? जो इनका सम्मेलन हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश प्रांतीय सम्मेलन हुआ था, उसमें सारी चीजें निकल कर आई थी। तो उसकी भरपाई कैसे की जाए, कौन से प्रत्याशी कहाँ हो? जिस तरीके से सामान्य सीट पर अवधेश प्रसाद को अयोध्या में उतार करके समाजवादी पार्टी ने पूरे आंकड़े के पूरी गणित गड़बड़वा दी थी। तो क्या भाजपा भी इस तरह आगे कर सकती है? क्या भाजपा उन क्षेत्रों में कर सकती है जहां अखिलेश यादव का गढ़ है, वहां इस तरीके काम कर सकती है? तो ये सारी चीजों पर निर्णय केंद्रीय समिति करेगी, प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन एक फीडबैक के बाद मुख्यमंत्री अगला कदम उठा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि कैसे हम लोगों को आगे का चुनाव लड़ना है। जी बिल्कुल रामेंद्र, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि 5 के आंकड़े से ऊपर कौन सा जो दल है वो बढ़ता नजर आएगा, किस तरह के सियासी समीकरण इन 10 सीटों पर बनते हुए नजर आएंगे? देखिए, ये 10 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है मुकुल। अगर देखिए 5 से जो आगे बढ़ेगा वो पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव तक आगे बढ़ेगा। तो दोनों दलों की ये भूमिका होगी कि कैसे हम आगे बढ़ जाएं, चाहे उनको जो खोना पड़े उसके लिए वो खो देंगे, लेकिन उनकी पहला प्रयास होगा कि ये सीटें एनी हाउ जीतें। तो ये दोनों दल चाह रहे हैं कि अगर 5 से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा ये जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनका क्षरण हुआ है, उनको नुकसान हुआ है। तो वो नुकसान की भरपाई इन सीटों से कर सकते हैं, इसलिए भाजपा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है मुकुल। बिल्कुल रामेंद्र, और अक्सर ये हमने देखा है, क्योंकि अगर बीजेपी की खासतौर से बात की जाए, जिस तरीके से बैठक होती है, मंथन होता है, तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। और आज जो ये अहम बैठक अब होने जा रही है, क्या माना जाए, एक तरीके से एक मंत्र जो है जीत का वो भी इस बैठक में दिया जाएगा, क्योंकि प्रत्याशियों पर माना जा रहा है कि इस पर भी फैसला हो सकता है। देखिए मुकुल, जो बहुत महत्वपूर्ण काम है वो संगठन और सरकार दोनों कर रही है। जिस तरह कार्यकर्ता को अति उत्साह था कि कुछ नहीं, मोदी जी के चेहरे पर और योगी जी के चेहरे पर हम चुनाव जीतेंगे, और चाणक्य की भूमिका में गृह मंत्री जी हैं, और हम कहीं चुनाव नहीं हारेंगे, लगातार जीतते चले आ रहे। तो कार्यकर्ता घरों में बैठ गया, उसको महसूस हो गया है कि अगर वो घर से बाहर नहीं निकलेगा तो परिस्थितियां बदलेंगे नहीं। तो उन कार्यकर्ताओं की क्या अपेक्षाएं हैं उसका भी फीडबैक लिया जा रहा है कि कार्यकर्ता क्या चाहता है, अधिकारियों से क्या अपेक्षाएं, संगठन से क्या अपेक्षाएं हैं और सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। तो उसको कार्यकर्ता को भी सक्रिय करना है कि जी जान से जुटे और बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक का कार्यकर्ता लगाया जाए। तो उस पर भी काम चला, संगठन के लोगों को भी लगाया गया है और मंत्रियों को भी लगाया गया है मुकुल। जी बिल्कुल, और खासतौर से क्योंकि हम मान सकते हैं कि जो अब उपचुनाव होना है उसकी दशा दिशा जो है वो ना सिर्फ तय की जाएगी, बल्कि कहीं ना कहीं कोशिश ये होगी कि सुनिश्चित किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो हैं वो बीजेपी के पाले में आ सकें। बिल्कुल मुकुल, यही बेसिक जो काम किया जा रहा है वो इसी लिहाज से किया जा रहा है
कि हमारा संगठन एक साथ रहे, हमारा प्रत्याशी का चयन ठीक हो, जातीय आधार वहां ठीक हो। चूंकि समाजवादी पार्टी जाति की गणित जुटा करके खेल करना चाहती है, तो उसको कैसे मात दिया जाए। चूंकि समाजवादी पार्टी का लोगों ने यहाँ चालो चलन देखा, 37 सांसदों के जीतने के बाद जिस तरीके के हालात जो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि उछल कूद कर रहे हैं, कई जगह ऐसी परिस्थितियां आई हैं कि दलितों के साथ मारपीट हो रही है, उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये न बने, इसके लिए भाजपा को भी काम करना होगा, संगठन को भी काम करना और लोगों को भी भरोसे में लेना होगा। ये काम मंत्री और संगठन की इसीलिए लगाया गया है कि सारा फीडबैक आए, उसके बाद सरकार और केंद्रीय नेतृत्व तो काम करेगा कि कैसे इसमें आगे बढ़ना है। जी बिल्कुल, लेकिन जैसा आपने कहा कि जो कई कार्यकर्ता हैं वो थोड़े से ज़रूर निराश हुए थे, लेकिन माना यही जा सकता है कि इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं पूरी कोशिश यही होगी कि वही कार्यकर्ता जो हैं नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ फिर से एक बार मैदान में आए और जो ये 10 सीटें हैं जो कि काफ़ी अहम है, और जैसा आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आने वाला चुनाव है उत्तर प्रदेश की जब बात की जाएगी तो उसकी स्थिति जो है इन सीटों से भी कहीं ना कहीं निर्भर करेगी, उनमें और कैसे मजबूत हो ये कोशिश रहेगी इस बैठक की। बिल्कुल, इस बैठक में नहीं, पूरी तरीके से सरकार और संगठन इस पर काम कर रहा है। देखिए, पिछले जैसे चुनाव हारे वैसे इनको अंदाजा लगा कि हम लोग चूके कहाँ। दूसरा जो हम बात कर रहे थे कि कार्यकर्ताओं को लग रहा था कि ये चुनाव जीत लेंगे, हमारे पास जो ब्रांड चेहरे हैं, नरेंद्र मोदी हैं, योगी हैं, अमित शाह जी हैं, बाकी और चेहरे हैं, तो जो संगठन के लोग हैं वो भी आराम से आश्वस्त थे और जो स्थानीय विधायक थे वो भी। अगर वोट परसेंटेज वाराणसी में कम होता है, लखनऊ में कम होता है, तो ये माना जाता है कि केवल संगठन की भूमिका नहीं, ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों को था कि हम 5 लाख से जीतेंगे। 5 लाख से कैसे जीतेंगे इसका कोई उनके पास कार्यक्रम नहीं था। विधायक आते थे और कार्यालयों में बैठ करके बता देते थे साहब 5 लाख से जीत रहे, न वो नीचे उतरे न कार्यकर्ता ने काम किया। तो जो पूरा चेन था वो डिरेल था। अगर विधायक उतरते, अभी जो बात हो रही थी कि मुख्यमंत्री ने तुरंत त्वरित फंड दिया था कि वहां काम कराए, लोगों ने खुद काम किया, कार्यकर्ताओं को ना विधायकों ने देखा। चूंकि सरकार इतनी दूर तक नहीं देख सकती, ये काम विधायकों का है, संगठन के लोगों के, अपने लोगों को कैसे उपकृत करे, कैसे संगठन के लोगों को उपकृत करे कि मुख्य धारा में आए। तो वो चुनौतियां भी थी। सरकार के लेवल पर भी कुछ फेलोर जरूर रहा होगा निश्चित रूप से, अन्यथा इस तरह शिकायतें ना आती। तो ये फेलोर नीचे से लेकर ऊपर तक था, उसको दुरुस्त किया जाता रहा, उसके कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं कि इस उपचुनाव में हम उसको सही करेंगे और हर हालत में जीतेंगे। इस लक्ष्य के साथ भाजपा आगे बढ़ रही है। जी, यानी अगर इस बैठक का सार देखा जाए, हालांकि जो जानकारी है वो बाद में निकलकर सामने आएगी, कोशिश यही है कि जो कड़ियां कमज़ोर हुई हैं उनको और मजबूती दी जा सके और एक बार फिर से जो अपने मजबूती के लिए संगठन जाना जाता है फिर से वही भूमिका में नजर आए। देखिए, भाजपा का संगठन का व्यक्ति या मुकुल कहीं जाता नहीं है। वो जिसने भाजपा में काम किया वो जानता है कि भाजपा का व्यक्ति भाजपा में घूम के आता है, इसलिए उसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। सपा में एडजस्ट कर सकता है, ना बसपा में कर सकता, ना कांग्रेस में कर सकता, क्योंकि विचारधारा को लेकर के सवाल है। तो जो विचारधारा के साथ जुड़े हैं वो काम करेंगे। दूसरा, संघ को भी पूरी तरह सक्रिय किया गया है और उनके लोग भी इन विधानसभाओं में लग गए हैं। तो पूरी तरीके से ये तैयारी है कि एनी हाउ इसको जीतना है। उसमें कोई इफ या बट नहीं है कि कोई चीजें छोड़ के रखेगी सरकार, संगठन, संघ। तो सारे लोग जुट गए हैं, तो उम्मीद करनी चाहिए कि रिजल्ट भाजपा का अच्छा आएगा, सपा का आएगा, तो अभी कहना थोड़ा सा संभव नहीं है। लेकिन ये जो जिस तरीके की तैयारी है वो बता रही कि चुनाव बहुत कांटे का होगा और एक दूसरे को टक्कर देता हुआ चुनाव आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, यानी ये इस बार की जो जंग है और भी ज़्यादा हम कह सकते हैं रोमांचक मुकाबले की होने जा रही है और इसीलिए कोई भी कोर कसर छोड़ने की कोशिश यहाँ पे नज़र नहीं आती और बीजेपी इस अहम बैठक को कर रही है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ जो है इस बैठक को कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरीके से जो बैठक है उसका आयोजन किया जा रहा है और कोशिश यही कि 10 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं उनमें किस तरीके से ज़्यादा सीटें वो बीजेपी के पाले में आ सकती हैं। वहीं योगी सरकार ने बुधवार को 3 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफ़र भी किया है। आईपीएस अभिषेक वर्मा को हापुड़ के एसपी पद से हटाकर वेटिंग में रखा गया है। वहीं आईपीएस अधिकारी ज्ञानेंद्र की अगर बात की जाए तो ज्ञानेंद्र सिंह को हापुड़ का नया एसपी बनाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें लगातार जो 3 आईपीएस अधिकारी हैं इनके तबादले किए गए हैं।
इसके अलावा आईपीएस राजेश कुमार को गाजियाबाद कमिश्नरेट का पुलिस उपायुक्त बनाया गया है। आपको बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ही जो तबादले की जो बात भी कही जा रही थी, प्रदेश में बड़े स्तर पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया था। साथ ही कल सीएम योगी ने आईएएस अधिकारी देवीशरण उपाध्याय पर कार्रवाई करते हुए निलंबित भी कर दिया था। देवीशरण उपाध्याय के खिलाफ ये कार्रवाई अलीगढ़ में भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए की गई। तो योगी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। वहीं माफिया अतीक अहमद की 25 बीघा बेनामी जमीन अब सरकार की हो गई है। इस जमीन को माफिया अतीक ने साल 2015 में राजमिस्त्री लाल के नाम लिया था। बीते साल इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कुर्क किया था। ये संपत्ति एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में है। संपत्ति को चिन्हित करते हुए कुर्क करने के बाद पत्रावली पुलिस कमिश्नर कोर्ट में भेजी गई। सुनवाई होने के बाद मामले को जिला न्यायालय की गैंगस्टर कोर्ट में भेजा गया। गैंगस्टर कोर्ट ने पुलिस कमिश्नर के कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए पूरी संपत्ति को सरकार में निहित करने का आदेश जारी किया। जमीन की सरकारी कीमत करीब 12.5 करोड़ है, जबकि बाजार में कीमत करीब 50 करोड़ आंकी गई है। तो करीब 25 बीघा बेनामी जमीन जो है वो अब सरकार के पास है। वहीं उत्तर प्रदेश की कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने से संबंधित परियोजना के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री ने लखनऊ के पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर और रहीम नगर के निवासियों से भेंट की। इस बात की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि मुख्यमंत्री का निर्देश है कि पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, वहां निवास कर रहे लोगों की सुरक्षा और संतुष्टि सरकार की जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र को खाली कराने की ना तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और ना ही कोई प्रस्ताव है। और अब बात करते हैं कर्नाटक की। जी हाँ, दरअसल यहाँ सरकार का एक फैसला सुर्खियों में है। कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य में निजी कंपनियों में कर्नाटक के लोगों को 100% आरक्षण देने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंजूरी दी है। ये प्रावधान ग्रुप सी और डी के पदों के लिए है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की इसके पीछे दलील ये है कि उनकी सरकार नहीं चाहती कि कन्नड़ लोग अपने राज्य में नौकरियों से वंचित रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं, हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों के कल्याण की देखभाल करना है। विधेयक के मुताबिक कोई भी उद्योग कारखाना प्रबंधन श्रेणियों में 50% और गैर प्रबंधन श्रेणियों में 70% स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करेगा। अगर उम्मीदवारों के पास कन्नड़ भाषा के साथ माध्यमिक स्कूल का प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें नोडल एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट कन्नड़ दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। विधेयक में ये भी कहा गया है कि अगर कोई योग्य स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो सरकार या उसकी एजेंसियों के सहयोग से प्रतिष्ठानों को 3 साल के अंदर प्रशिक्षण देना होगा। यदि पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं तो कोई प्रतिष्ठान इस अधिनियम के प्रावधानों के छूट के लिए सरकार को आवेदन कर सकता है। तो एक ऐसा फैसला ये जिसके चलते कर्नाटक की जो सरकार है वो सुर्खियों में है। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए, क्योंकि जब इस तरह के फैसले आते हैं तो ज़ाहिर तौर पर अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आती हैं। फिलहाल बेंगलुरु से हमारी संवाददाता शुभा जो हैं वो हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। शुभा, क्या माना जाए, जिस तरीके से जो खबर निकल कर सामने आ रही है आरक्षण को लेकर, किस तरह की प्रतिक्रिया अभी तक क्या कुछ सामने आई है? मुकुल, हम देख सकते हैं कर्नाटका में सेशन अभी स्टार्ट हुआ है। इस सेशन में एक जबरदस्ती का जो नियम रूपित किया है, जो लोगों को 50 से 75% तक का रिजर्वेशन दिया है। जो कर्नाटका में है, जिनको कन्नड़ आते हैं, लिखने के लिए पढ़ने के लिए आते हैं, इनको 50 से 75% इस तक रिजर्वेशन दिया है, वो भी खासगी वलय में। क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उनका हालत अभी क्या होगा, एक प्रश्न हमें आता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है, एक व्याख्यान जो है, इन्होंने बताया कि संतोष लाड, जिन्होंने धारवाड़ के जिला अध्यक्ष है, उसके साथ साथ ही इन्होंने लेबर का भी अध्यक्ष है। धारवाड़ को हम कर्नाटका के काशी मानते हैं, विद्या काशी मानते हैं इसको। कर्नाटका के कई भागों से, कई जिलाओं से धारवाड़ में लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्होंने एजुकेशन डिग्री किया है, मास्टर डिग्री किया है। उसके बाद इन्होंने कर्नाटक सरकार में अपनी सेवा को देने के लिए कर्नाटक परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी हम कांग्रेस सरकार ने 5 गारंटियों में एक गारंटी जो लोगों को दिए थे, स्टूडेंट को दिया थे, वो युवा निधि थे।
जिसके लिए 2000 पैसे की मांग भी इन्होंने दिया। कितने बच्चे को मिला या ना मिला अभी तक हमें फलितांश भी नहीं आया है। इसके वजह से हम अब जो दे रहे हैं खासगी वलय में जो इनको 50 से 75% मीसलाती जो दे रहे हैं, रिजर्वेशन जो दे रहे हैं, उसके हम देख सकते हैं। तो कर्नाटक सरकार में जो काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट को क्या समझ में आएगा और क्या सुझाव दे सकता है सरकार, ये भी हमारे लिए बड़े प्रश्न का बात है जी। और कर्नाटक में जो लोग अभी काम करने के लिए बता रहे हैं, ना केवल कर्नाटक के लोग कर्नाटक में काम कर रहे हैं बल्कि केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से भी यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं। अभी इनको 25% में जो लड़ना है, जो जॉब के लिए लड़ना है, उसका क्या होगा, उन एजुकेशन पीपल को क्या होगा, अभी वो भी एक बड़ा सा सवाल है कर्नाटक सरकार के ऊपर, जिसके चलते हम देख सकते हैं अभी वो उनको इतने सारे कन्वर्सेशन है, इतने सारे कंसर्न है जो एजुकेशन पीपल को, जो एजुकेशन स्टूडेंट को, अगर इनसे सारे कंसर्न को अभी जॉब में जो सरकारी नौकरी दिए तो सब लोगों के लिए भलाई हो सकता था। लेकिन 2 साल के लिए 30 साल के लिए प्राइवेट जॉब देके उसके बाद उनका जीवन क्या होगा, यही एक अभी हम बड़ा सवाल देख सकते हैं अभी मुकुल जी। बिल्कुल, और उसी वजह से शायद कई सवालिया निशान जो हैं वो इस फैसले पर भी खड़े हो रहे हैं शुभा, क्योंकि ना सिर्फ जो कहा जाता था कि कोई भेदभाव नहीं होगा, वो भेदभाव सीधे तौर पर यहाँ नज़र आ रहा है। और ख़ासतौर से कई ऐसे युवा हैं, जैसे आपने कहा कि जो सटे हुए राज्य हैं उनके जो युवा हैं उनकी भी कुछ ना कुछ अपेक्षाएं होंगी। अब उनको भी लग रहा होगा शायद वो एक गलत राज्य में है। वो अभी अपने जीवन के लिए कर्नाटक आते हैं, उन लोगों को क्या समझ में आता है और क्या उसको सरकार क्या देंगे उसको अभी हम बड़ा सवाल है, जिसके चलते हम देख सकते हैं अगर इनको कंसर्न ठीक ही है तो कर्नाटक के कई इलाकों में जो जॉब रिक्वायरमेंट है, 4 पोस्ट के लिए 2 लोग काम कर रहे हैं, उसके वजह से हम 4 लोगों को काम दिया तो सरकारी नौकरी में वो सबके लिए भलाई हो सकता है। अगर प्राइवेट जॉब में हम अन्य राज्यों के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको दे सकते तो हम देख सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में जो कन्नडिगा को रिजर्वेशन मिल जाते तो उससे ज्यादा खुशी हो जाते थे हम लोग जी। शुभा, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसा भी लग रहा है क्योंकि जो प्रावधान इसमें रखे गए हैं कि जल्दबाजी में बस एक फैसला ले लिया गया है। जी, अभी जल्दबाजी में फैसला तो ले लिया इन्होंने, पर जो लोगों को युवा निधि आना चाहिए था वो भी नहीं आया, सरकारी नौकरी भी नहीं आया। अब प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कितने परेशानी हो सकता है, कितने लोग जैसे ले सकता है हम देख सकते हैं अभी। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो परेशानी है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो ये जाना आपने किस तरीके से जो एक फ़ैसला जो कि सुर्खियों में है, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए हाल ही में जिस तरीके से हमने देखा डोडा मुठभेड़ हुई, वहाँ पे जो शहीद हुए उसमें राजस्थान के 2 जवानों के पार्थिव शरीर सेना के विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट लाए गए। 2 पार्थिव शरीर जब जयपुर एयरपोर्ट पहुँचे तो बड़ी संख्या में लोगों ने वहाँ पहुँचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस आतंकियों के द्वारा किए गए आतंकी हमले का, कायराना हमले का पूरा देश राजस्थान निंदा करता है। और जिस वीर भूमि के झुंझुनू के 2 लाल शहीद हुए हैं मां भारती की सेवा करते हुए, उनके सम्मान में पूरा राजस्थान खड़ा है। और निश्चित इस कायराना हमले का भारत सरकार, भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ में जवाब देगी। कि ये जो अपने 5 शहीद हुए, सेना के भी भावुक हो गई होगी और उनके मन में भी क्रोध होगा। तो मेरी तरफ से वो 100 नहीं 101% इसका ईंट का जवाब पत्थर से देगी। डोडा के देसा के इलाके में आतंकियों से एक बार फिर मुठभेड़ की शुरुआत हुई है। सोमवार शाम से शुरू हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल लगातार तीसरे दिन देसा के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि आतंकियों ने संयुक्त सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसमें 1 मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए सुरक्षा बलों ने अपने अभियान में पैरा कमांडो की सेवाएं ली हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त जवानों को तैनात भी किया गया है और जंगल में हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है।
और आइए बुलेटिन में अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर। दरअसल इसके लिए श्रीनगर से तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना हुआ। 3740 तीर्थयात्रियों का एक और समूह कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के पंथचौक यात्री निवास बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। यात्रा शुरू होने के बाद से पिछले 18 दिनों के दौरान 3.38 लाख से अधिक भक्तों ने पवित्र गुफा मंदिर के अंदर दर्शन किए। इस साल की यात्रा शुरू होने के बाद पहली बार अधिकारी बीमार यात्रियों के इलाज के लिए एक अनोखी पोनी एम्बुलेंस सेवा का उपयोग भी कर रहे हैं। 29 जून को शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 52 दिनों तक चलने वाली है। ये यात्रा 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू और कश्मीर के बालटाल आधार शिविर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी जो साझा की गई के द्वारा बालटाल पहुंचे हैं फिलहाल केंद्रीय मंत्री रिजिजू, और उसके साथ ही किस तरीके से जो बेस कैंप वहां पर हैं या और जो अलग अलग भक्त वहां पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उसकी स्थिति का जायजा लेते हुए भी नजर आए। अब बात करते हैं राजधानी की। दरअसल शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। इस केस में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर भी सुनवाई होगी। केजरीवाल की ओर से पहले वकील अभिषेक मनु सिंघवी दलील रख रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट उन्हें पहले ही राहत दे चुकी है। वहीं अब सीबीआई से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के केस में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। खास बात यह है कि इस मामले ने केजरीवाल ने जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल नहीं की, बल्कि सीधा दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। पिछली सुनवाई पर सीबीआई ने इस बात पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो जमानत के लिए सीधा हाईकोर्ट आ सकते हैं। ईडी द्वारा दायर चार्जशीट के मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल जो इसकी सुनवाई है वो चल रही है। वहीं अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां के मदुरै शहर में तमिलर कची पार्टी के एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना को लेकर पुलिस ने कहा है कि सुबह टहलते समय कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई थी। प्रारंभिक जांच के दौरान ये पता चला कि संपत्ति के बंटवारे के विवाद की वजह से ये हत्या की गई। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला को लेकर याचिकाकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि राम मंदिर की तर्ज पर भोजशाला में भी मां सरस्वती का मंदिर बनेगा। बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला की साइंटिफिक स्टडी कर 2000 पेज की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है। अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी। करीब 3 महीने चली इस स्टडी के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपने अपने दावे किए हैं। दावा किया जा रहा है कि यहाँ 94 से ज़्यादा क्षतिग्रस्त मूर्तियाँ बरामद की गई हैं, और इसका जायज़ा लिया हमारे संवाददाता आशीष सोनी ने। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 98 दिन सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील शिरीष दुबे हैं, हम उनसे बात करते हैं। शिरीष जी, लगातार 98 दिन सर्वे कार्य चला, अलग अलग पद्धतियों से सर्वे कार्य हुआ, अब रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी है, क्या करेंगे? पिटीशन जब लगी थी, पिटीशन के अंदर ही 68 फोटोग्राफ्स हैं जिसके अंदर मूर्तियां और सनातन धर्म के चिन्ह प्रतीत होते हैं या लगे हुए हैं। तो सर्वे के पहले से ही हम कह रहे हैं कि ये राजा भोज का मंदिर है, राजा भोज द्वारा निर्मित मां सरस्वती का मंदिर है। जो सर्वे की रिपोर्ट गई है, जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर बना, उसी प्रकार से यहाँ भी राजा भोज के बनाया जो मंदिर था वो फिर से भव्य मां सरस्वती का मंदिर यहाँ बनेगा। खुदाई के दौरान वो यहाँ से निकली है। इससे ये साबित होता है कि ये भोजशाला निश्चित ही मंदिर था और मंदिर के ऊपर ही अवैध रूप से मजार जो नमाज है वो की जा रही है। चूंकि भोजशाला में पूर्व में ही कई ऐसे अवशेष उपस्थित थे जो स्वतः बताते थे कि ये हिंदू मंदिर। हैदराबाद लैब से रिपोर्ट नहीं आने की वजह से इसका समय बढ़ा गया और 15 तारीख को हाईकोर्ट में ASI ने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब 22 तारीख को सुनवाई में कोर्ट आगे की प्रक्रिया तय करेगा। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आशीष मंगल सोनी, DD न्यूज, धार।
और आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की भी। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया है। मामले की अब अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। राज्यपाल द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि मामले में हाई कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया। अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित विधायकों साइंतिका बनर्जी और रियात हुसैन सरकार और पार्टी के नेता कुणाल घोष को ऐसी अपमानजनक बयानबाजी न करने का निर्देश दिया। इस मामले को लेकर भाजपा तृणमूल सरकार पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ये कितना शर्मनाक है कि एक मुख्यमंत्री को इस वजह से बयानबाजी से रोकना पड़ रहा है क्योंकि वो नहीं जानती कि उन्हें क्या बोलना है। साथ ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ममता ने जिस प्रकार की बयानबाजी की उनसे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। I welcome the judgment. The remarks that she made about me were not expected at all from her. Violence is growing in this state. I'm depressed that in some cases violence is supported or initiated by the government. This is a very disturbing trend. Because of this growing violence, which has got the backing of government, people feel suppressed, oppressed and depressed. This cannot continue like this. Bengal deserves peace and harmony. वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ईएसआई को बंगाल में इलेक्शन गाइडलाइन बदलना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी ने गुंडों को पोलिंग एजेंट बनाकर रखा है। It's very simple. ECI should change the election guideline, especially in Bengal. टीएमसी एक सीट में 8-8, 7-7 करके डैमी प्रत्याशी खड़ा कर रहा है और 8 गुंडा को पोलिंग एजेंट का आई कार्ड देकर अंदर घुसा रहा है। टीएमसी कैडर को प्रिजाइडिंग पोलिंग ऑफिसर इन रायगंज 371 presiding and polling officer selected by a one particular community. They choose in Itar, Dalkola, Gwalpukur and Chakulia. 371. It's a पक्का सबूत। 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव का प्रिजाइडिंग पोलिंग था, सुरेंद्र मीना चेंज कर दिया। इसके ऊपर जांच होना चाहिए। वहीं नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जानकारी साझा की, जिसमें विधानसभा उपचुनाव पर चौंकाने वाला खुलासा किया गया है, जहां बड़ी संख्या में मुसलमानों को चुनावी ड्यूटी पर ममता सरकार ने तैनात किया और रायगंज विधानसभा उपचुनाव में ड्यूटी पर सिर्फ मुसलमान लगाए गए। रायगंज भाजपा की पक्की सीट है, फिर भी उपचुनाव में बीजेपी हार गई। इस बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े पर ध्यान देने की बात उन्होंने कही है। और बात करते हैं अयोध्या राम मंदिर में सुरक्षा को लेकर। दरअसल यहां सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की टीम आज वहां पहुंचेगी। अयोध्या में एनएसजी का हब बनाने की तैयारी है। इसी सिलसिले में एनएसजी की एक टुकड़ी अयोध्या पहुंच रही है। यह टीम यहां 4 दिन तक रहकर राम जन्मभूमि और आसपास की सुरक्षा परखेगी। ये टीम अयोध्या में 20 जुलाई तक रहेगी। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने के बाद से आतंकी खतरे की आशंका बढ़ी है। इस प्रकार के खतरों से निपटने की योजना पर केंद्र सरकार काम कर रही है। हर रोज़ 1 लाख से अधिक श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। और आइए बुलेटिन में बात करते हैं बाढ़ के हालात को लेकर। पहले असम की अगर हम बात करें तो यहाँ बाढ़ की स्थिति में अब सुधार हुआ है और बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर करीब 4 लाख हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में धेमाजी में एक और व्यक्ति की मौत होने के साथ इस साल मरने वालों की संख्या 97 हो चुकी है। ब्रह्मपुत्र सहित अन्य नदियों में जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। फिलहाल 16 जिलों के 1021 से अधिक गाँव बाढ़ की चपेट में हैं।
बाढ़ से प्रभावित जिलों की बात करें तो कछार, गोलाघाट, गोलपारा, नागांव जिले सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। राज्य भर में 122 राहत शिविरों में करीब 15,000 लोग शरण लिए हुए हैं। वहीं बाढ़ के कारण 2.8 लाख से अधिक बड़े जानवर और 1.6 लाख छोटे जानवर भी प्रभावित हुए हैं। तो ना सिर्फ असम बल्कि अब बात अगर उत्तर प्रदेश की भी करें तो यहाँ भी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उधर गोरखपुर में बाढ़ का कहर जारी है। इसी कड़ी में कमिश्नर, जिलाधिकारी, एसएसपी सहित अन्य अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का मोटर बोट से निरीक्षण किया। अब तक बाढ़ से गोरखपुर के 64 गांव प्रभावित हुए हैं, जहां पर बचाव कार्य के लिए 94 छोटी और बड़ी नाव लगाई गई हैं। बाढ़ के चलते लगभग 50,000 से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है। राप्ती नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि रोहिन और सरयू चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही हैं। इसी कड़ी में जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घर घर जाकर राहत सामग्री और भोजन भी बांटा जा रहा है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से अपील की है कि नदी में नहाने या नदी किनारे जाने से बचें, साथ ही बच्चों पर विशेष ध्यान दें। राप्ती नदी जो आज का डेट का स्टेटस है वो खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है, स्टेडी है। और अब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चूँकि घाघरा का डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, तो ये भी नदी का मतलब अब जो लेवल है थोड़ा गिरेगा शाम तक। जो 48 गांव की आबादी प्रभावित हुई है, खासकर जो बंधे और नदी के बीच की जो आबादी है वो प्रभावित हुई है। तो हम लोग इंश्योर कर रहे हैं सभी को राहत सामग्री, फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूट हो। ड्रिंकिंग वाटर के लिए नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम से हम लोगों ने टैंकर का पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर का प्रोविज़न किया है। अभी पूरे जनपद का नियर अबाउट 50 to 60,000 के आसपास आबादी प्रभावित हुई है। मॉनसून की वर्षा होने की वजह से नदियों, तालाबों व अन्य जल स्रोतों में पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए लगातार प्रशासन, पुलिस और अन्य सभी विभागों के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रों का भ्रमण किया जा रहा है। जहां जहां आवश्यकता है वहां पर राशन इत्यादि का वितरण किया जा रहा है। पीएसी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ द्वारा भी नदियों और बाकी सभी क्षेत्रों में बोट के माध्यम से भ्रमण किया जा रहा है। बढ़े हुए जल स्तर को देखते हुए कोई भी व्यक्ति ऐसे नदियों या तालाबों के पास नहाने इत्यादि के लिए ना जाएं, जिससे कि दुर्घटना हो सके। तो पूरे एहतियात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन वहीं बांधों से पानी छोड़ने के चलते उन्नाव जनपद के तटीय क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। गंगा बैराज से 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ने के बाद सदर तहसील के शुक्लागंज क्षेत्र के कई कस्बों में पानी भर गया है। इसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। आवागमन के लिए नावें लगाई गई हैं। वहीं तहसीलदार के साथ उनकी टीम बाढ़ क्षेत्रों का स्टीमर से निरीक्षण भी कर रही है। साथ ही प्रशासन द्वारा बनाए गए बाढ़ कैंप में रुकने की हिदायत भी दी गई है। बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। और वहीं अगर बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में भी कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए। गुजरात में आज के लिए मौसम विभाग ने भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जामनगर, खंभालिया, ओखा, द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, द्वीप, ऊना, वेरावल और भावनगर सहित सौराष्ट्र के पूरे समुद्र तट पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात में हो रही भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। सुरेंद्रनगर, नवसारी और जूनागढ़ में बारिश के बाद आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कें जलमग्न हैं, मोहल्लों में पानी भर गया है, यातायात व्यवस्था ठप है। सरदार सरोवर बांध में बारिश के बाद जलस्तर में 52 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। तो अलग अलग राज्यों में जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। बात अगर केरल की जाए तो यहाँ मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। प्रशासन ने आज 8 जिलों के शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा की है। जिन जिलों में छुट्टी घोषित की गई है उनमें कन्नूर, कोझिकोड, वायनाड, पलक्कड़, त्रिशूर, इडुक्की, अलपुझा और कोट्यम शामिल हैं। इन जिलों में ट्यूशन केंद्रों, आंगनबाड़ी और पेशेवर शिक्षा संबंधी महाविद्यालयों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी रहेगी। हालांकि जिलाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पहले से निर्धारित परीक्षाओं के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों तक भीषण बारिश की चेतावनी दी है।
मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि पत्नमथिट्टा, अलपुजा, कोट्यम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर और पलक्कड़ जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम को देखते हुए केरल, कर्नाटका और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में प्रशासन ने मछुआरों को फिलहाल समुद्र में ना जाने की चेतावनी भी जारी की है। और वहीं ओमान में समुद्र तट पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक तेल टैंकर के पलट जाने से 13 भारतीयों सहित 16 लोगों का पूरा दल लापता है। इस हादसे में लापता हुए लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। चालक दल के अन्य 3 सदस्य श्रीलंका से हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी बॉम्ब स्क्वाड MSCC ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि कोमोरिस के झंडे वाला एक तेल टैंकर बंदरगाह शहर दुकम के पास रस मदरका से 25 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में पलट गया। आपको बता दें कि दुकम का बंदरगाह ओमान के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। ये ओमान की प्रमुख तेल और गैस खनन परियोजनाओं के करीब है, जिसमें एक प्रमुख तेल रिफाइनरी भी शामिल है, जो दुकम के विशाल औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा है, जो ओमान की सबसे बड़ी एकल आर्थिक परियोजना है। जहाज़ की पहचान प्रेस्टीज फाल्कन के रूप में की गई है। MSC ने कहा है कि जहाज के चालक दल के सदस्य अब भी लापता हैं, तलाश जारी है। नौवहन से जुड़ी वेबसाइट मैरीटाइम ट्रैफिक के मुताबिक तेल टैंकर यमन के बंदरगाह शहर अदन की ओर जा रहा था। आंकड़ों से पता चलता है कि इस जहाज़ का निर्माण 2007 में किया गया और ये 117 मीटर लंबा है। वहीं बांग्लादेश की अगर बात की जाए तो कई शहरों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन के कारण पिछले 2 दिनों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। सरकार ने बढ़ती हिंसा के बीच स्कूल और कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया है। 1 जुलाई को विभिन्न सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के छात्रों ने आरक्षण को लेकर आंदोलन शुरू किया था। छात्र 5 जून के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश सरकार ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% नौकरी कोटा बहाल करने के लिए कहा है। और बात CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर, जो कि राष्ट्र निर्माण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, लेकिन आने वाले 15 सालों में तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृषि, रोजगार सहित नवाचार के जरिए इसे और प्रभावी बनाया जाएगा। ये कहना है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद का। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में CSC की स्थापना के सफल 15 वर्षों का उत्सव मनाया गया। CSC डिजिटल इंडिया 2014 में शुरू की गई भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत को एक डिजिटल शक्ति समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स, जो सभी सरकारी योजनाओं, डिजिटल सुविधाओं को देश के आम नागरिकों तक पहुंचाने में मदद करता है। इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि हमारे देश में डिजिटल क्रांति को आम आदमी तक पहुंचाने में और सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कराने में CSC की भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन अब आने वाले 15 वर्षों में CSC को आधुनिक तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृषि सुधार, रोजगार बढ़ाने के क्षेत्र में कैसे और प्रभावी बनाया जाए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना था और उनका संकल्प था कि टेक्नोलॉजी को द्वार घर घर गांव गांव तक पहुंचाएंगे और उपलब्ध कराएंगे, उसी की एक ये महत्वपूर्ण कड़ी है। ये 15 साल तो आपने बहुत अच्छी तरीके से CSC के निकाले हैं और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, मगर आने वाले 15 साल में क्या होगा, इसके हमें विचार करना है। इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे ले जाना है, कि उसको नई टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इसमें इस्तेमाल किया जाए। नेक्स्ट 15 इयर्स का टॉप ऑफ द लाइन मॉडल CSC बनाइए भारत में, जहां उसकी ब्रांडिंग हो, लोग देखें, समझें, उसको और सशक्त बनाइए और वॉलंटियर्स जोड़िए, रोजगार दीजिए, उनके आमदनी बढ़ाइए।
सीएससी विभिन्न डिजिटल सेवाओं जैसे आधार कार्ड बनवाना, पैन कार्ड बनवाना, पासपोर्ट एप्लीकेशन, सरकारी योजनाओं का पंजीकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक मंच है। वर्तमान समय में पूरे भारत में शहरी और ग्रामीण मिलाकर सीएससी के 5 लाख से ज्यादा केंद्र संचालित हैं। सीएससी के 15वें स्थापना दिवस पर विभिन्न राज्यों से आए सीएससी केंद्र संचालकों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर अपने अनुभवों को साझा करते हुए सीएससी संचालकों ने बताया कि कैसे सीएससी से जुड़कर उन्हें स्थायित्व और आर्थिक लाभ मिला। साथ ही राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित होकर इन्होंने प्रसन्नता भी व्यक्त की। हमारा प्लस पॉइंट क्या है कि घर बैठे अर्निंग हो रही है, प्लस मेरे साथ मेरी वाइफ, मेरी मदर, मेरा ब्रदर, हम चारों मिलके उस सेंटर को चला रहे हैं, जिसमें मेरे पास सीएससी का बाल विद्यालय भी है, हम फास्टैग भी प्रोवाइड कराते हैं, एकेडमिक सेंटर्स भी हैं, एग्जाम सेंटर्स भी हैं, A to Z ऑल सर्विस इन वन सेंटर। इस सर्विस से करने के बाद मेरी अर्निंग इतनी है कि मैं अपने साथ अपने 4 परिवार का भी हिस्सा चला पाऊँ और मैं इससे काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। सब कुछ सुविधा से हो जाता है। वो ग्रामीण लोग जो शहर से नहीं आ पाते वो गांव में हो जाता है। बैंकिंग सुविधा मैं प्रोवाइड करता हूँ, उसमें भी बहुत अच्छा तरीक़ा से कस्टमर जो सर्विस पाया जाता है। 7 सालों में मैंने बहुत काम किया, मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन कभी सोचा नहीं कि मुझे नेशनल अवार्ड मिल जाएगा। आज मैं रहता हूँ मेघालय में, मेघालय से यहाँ तक आया इसी अवार्ड के लिए, कितना प्राउड फील हो रहा है आज। इनमें से बहुत से लोगों ने नौकरी छोड़कर सीएससी संचालक के रूप में स्वरोजगार शुरू किया और लोगों को रोजगार भी दिया। सीएससी से जुड़ के हमने 5-7 सालों में कम से कम 10 लोगों को तो मैंने रोजगार खुद दे रखा है और मैं दूसरों को भी बोलता हूँ भी आप गवर्नमेंट जॉब के बजाय अगर आप खुद का कुछ ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहो तो बहुत बढ़िया आपके लिए। सीएससी से जुड़ के हम एक रोजगार का चाहते नहीं, हमको तो खुद रोजगार मिल गया सीएससी से। इससे लोगों को बहुत सारे लाभान्वित कर रहे हैं हम, और 200 से 250 कस्टमर्स को डेली हम डील कर रहे हैं। छोटी छोटी सर्विसेज लेने में ये प्लेटफॉर्म बहुत आसान रहता है। जैसे बच्चों का कोई स्कूल का काम हो गया या फिर उनका पीएम किसान का कोई पैसा नहीं आ रहा है, कोई सब्सिडी अटकी हुई है, गैस का सब्सिडी है, वो सारा काम हमारे सेंटर से इजीली हो जाता है, जो हम फिंगरप्रिंट बेस और आधार बेस KYC करके उनका काम आगे का पूरा करते हैं। आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल भारत के साथ साथ स्वरोजगार और रोजगार को बढ़ावा देने में सीएससी जैसे मंच प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। खासतौर से ग्रामीण भारत में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने में सीएससी की भूमिका सराहनीय है। सीएससी यानी कि कॉमन सर्विसेज सेंटर्स स्वरोजगार से रोजगार तक को सुनिश्चित करता हुआ ये मंच अपने 15 साल सफलतापूर्वक पूरे कर चुका है और इसमें आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की झलक भी हमें देखने को मिली। पूरे भारत में 5 लाख से ज़्यादा सीएससी के केंद्र हैं जो तमाम सारे युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं और डिजिटल भारत को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कैमरा सहयोगी संजीव के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए बात करते हैं खेल की दुनिया की भी। दरअसल पेरिस ओलंपिक 2024 को लेकर पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच ओलंपिक के आयोजकों ने एफिल टावर पर लगे 5 ओलंपिक छल्लों की प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। आगामी ओलंपिक खेलों के मद्देनजर एफिल टावर को खासतौर से तैयार किया जा रहा है। ओलंपिक 2024 के आयोजकों ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से पहले एफिल टावर पर लगे 5 ओलंपिक छल्लों की एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। छल्लों की संरचना को पेरिस के मध्य में 135 साल पुराने ऐतिहासिक स्थल के दक्षिणी किनारे पर प्रदर्शित किया गया, जहां से सीन नदी दिखाई देती है। टावर पर लगा प्रत्येक छल्ला 9 मीटर व्यास का है। पेरिस ओलंपिक 2024 में एफिल टावर की एक अहम भूमिका निभा रहा है और इसे कई कार्यक्रमों में शामिल भी किया जाएगा। बेशक एफिल टावर पर ये ओलंपिक रिंग शानदार लग रही हैं। हम उन्हें यहाँ एफिल टावर पर चाहते थे, जो शहर इस देश का सबसे खूबसूरत प्रतीक है। 29 बाय 13 मीटर के बने इन छल्लों को रिसाइकिल किए गए फ्रांसीसी स्टील से बनाया गया है, जिसे 30 श्रमिकों द्वारा 4 क्रेन का उपयोग करके रात में पेरिस के प्रतिष्ठित स्मारक के दक्षिण में स्थापित किया गया। एफिल टावर ओलंपिक का केंद्र मंच होगा।
वहीं वॉलीबॉल की प्रतियोगिता का उद्घाटन समारोह सीन नदी पर होगा, जो टावर के पास से होकर गुजरती है। एफिल टावर की तुलना में उन छल्लों के आकार को देखते हुए उन्हें इस स्मारक पर स्थापित करना एक वास्तविक तकनीकी उपलब्धि है। पेरिस में ओलंपिक और पैरालंपिक पदकों को टावर से लिए गए लोहे के षटकोणीय टुकड़े से जड़ा जा रहा है। मध्य पेरिस के इस बेहद लोकप्रिय स्थल पर 2024 के ओलंपिक खेलों से पहले पर्यटकों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई है। ओलंपिक समापन समारोह के 17 दिन बाद 28 अगस्त से शुरू होने वाले पैरालंपिक खेलों के दौरान ओलंपिक रिंगों को हर रात 1 लाख LED बल्बों से रोशन किया जाएगा। पैरालंपिक में 180 देशों के 4,400 एथलीट 549 स्पर्धाओं और 22 खेलों में हिस्सा लेंगे। कई खेल एफिल टावर, वर्सेल्स और ग्रैंड पैलेस जैसे ऐतिहासिक स्थलों के पास खेले जाएंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो पेरिस में ओलंपिक के आयोजन को लेकर जो तैयारियां हैं वो न सिर्फ यहाँ बल्कि हर स्तर पर नजर आती हैं। ओलंपिक के दौरान यातायात पर कोई असर ना पड़े, इसके लिए 185 किलोमीटर लंबी लेन को ओलंपिक के लिए समर्पित किया गया है। खेल का सबसे बड़ा महाकुंभ ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस बार आयोजित होने जा रहा है। ओलंपिक के शुरू होने में अब जबकि कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में पेरिस में इसकी व्यापक तैयारियां देखने को मिल रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओलंपिक खेलों के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों के पेरिस पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में परिवहन व्यवस्था दुरुस्त रहे, साथ ही साथ यातायात में किसी तरह की कोई दिक्कत पेश न आए, इसके लिए पेरिस पुलिस के द्वारा विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। पेरिस पुलिस ने इस कड़ी में 185 किलोमीटर लंबी लेन ओलंपिक के लिए सुरक्षित कर दी है, ताकि ओलंपिक खेलों से जुड़े अधिकारी, खिलाड़ी और अन्य लोगों को यातायात के दौरान कोई परेशानी सामने न आए। देखिए, हमने 185 किलोमीटर लंबी सड़क सिर्फ पेरिस ओलंपिक के लिए समर्पित कर दी है। ये 7 दिन 24 घंटे चालू रहेगी। यहाँ पर विशेष साइन लगे होंगे और इस तरह के साइन बोर्ड थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिलेंगे। पुलिस के मुताबिक इन लेन्स पर सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है और जगह जगह पर यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात होंगे। देखिए, हमने अपने कई अफसरों को इस काम में लगाया हुआ है और आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इनका काम लोगों की सहायता करना, साथ ही साथ अपराधों को खत्म करना होगा। वैसे इस लेन के सामने आने के बाद से अब तक 400 चालान काटे जा चुके हैं। इस लेन पर अनधिकृत वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। वैसे ओलंपिक खेलों के दौरान करीब 35,000 पुलिसकर्मी पेरिस में जगह जगह पर मौजूद होंगे। कुल मिलाकर फ्रांस के लिए ओलंपिक 2024 का आयोजन एक बड़ी तस्वीर के रूप में सामने है, जो न केवल उसकी मेजबानी की सफलता के अक्स को सामने रखेगा, बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी पेरिस की उपयोगिता को विश्व स्तर पर सामने लाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तो ये तो बात हुई पेरिस ओलंपिक की। अब आइए बात करते हैं फुटबॉल को लेकर भी। दरअसल फ्रांस के स्ट्राइकर काइले एम्बापे को मंगलवार को रियल मैड्रिड ने आधिकारिक तौर पर खुद के साथ पेश किया। इस मौके पर एम्बापे बेहद खुश नजर आए और उन्होंने कहा कि रियल मैड्रिड के लिए खेलना उनका बचपन से सपना था। चेहरे पर खुशी और दिल में सुकून से भरी ये तस्वीर फ्रांस के स्ट्राइकर काइले एम्बापे की है, जिनके लिए रियल मैड्रिड की जर्सी में खुद को देखना किसी सपने के सच हो जाने जैसा है। मंगलवार को जब रियल मैड्रिड क्लब ने उन्हें आधिकारिक तौर पर पेश किया तो एम्बापे इस मौके पर काफी भावुक दिखे और उन्होंने स्पेनिश भाषा में दिए अपने संबोधन में इस बात को साफ कर दिया कि रियल मैड्रिड के लिए खेलना बचपन से उनके लिए एक सपना था, जो आज हकीकत में तब्दील हुआ है। देखिए, जब मैं छोटा था तब से मेरा केवल एक ही सपना था कि मैं इस क्लब के लिए खेलूं, और अब जबकि मैं यहाँ हूँ तो मेरे लिए ये बात बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मैं सभी मैड्रिड वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले कई सालों से उनके द्वारा मुझे बहुत सारा प्यार मिला। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इस मौके पर एम्बापे ने रियल मैड्रिड क्लब के साथ नई कामयाबी को हासिल करने की बात भी कही।
मैं आपके साथ मिलकर नई ऊंचाइयां देना चाहता हूं। हमें एक परिवार की तरह आगे बढ़ना होगा। काइल एम्बापे की फुटबॉल मैदान पर तेजी फ्रांस के लिए वरदान साबित होती रही है। हालांकि भले ही फ्रांस का यूरो कप में सफर सेमीफाइनल में समाप्त हो गया हो, लेकिन बावजूद इसके इस खिलाड़ी के खेल का चार्म अपनी जगह पर रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अपनी इस नई साइनिंग के बाद एम्बापे एक बार फिर से खुद को नए तरीके से सामने लाएंगे, जहां नई तकनीक और खिलाड़ियों के साथ तालमेल का एक नया अंदाज होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो दिखा आपने किस तरीके से एक नए अंदाज में जो एम्बापे हैं वो भी शायद यहाँ नजर आएंगे रियल मैड्रिड के साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।